friends, welcome to Lock Talk once again, and here we bring a finest magician in front of you. आप सोच रहे होंगे कि सचमुच का कोई जादूगर आज हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, तो नहीं दोस्तों, आज हमारे लॉक टॉक पे सेलिब्रिटी एंकर, सेलिब्रिटी स्टैंड अप कॉमेडियन आर्टिस्ट दी प्रशांत राव जुड़ने जा रहे हैं। ये एक ऐसे मैजिशियन हैं जिनकी जिंदगी में कई सारे मैजिक जुड़े हुए हैं और हर एक बात में हम वो एक एक मैजिक की बात आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए हम जुड़ने जा रहे हैं वन एंड ओनली प्रशांत राव के साथ। बहुत बड़ी बात मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। एक साउथ इंडियन लड़का अच्छी पढ़ाई करता है, आईटी इंडस्ट्री में जाता है, सुंदर पिचाई जैसे बड़े बड़े नाम और काम करता है और जिंदगी में आगे बढ़ता है। पर ये कैसे हुआ? हाउ डिड दिस मैजिक हैपन दैट अ साउथ इंडियन बॉय इज परफॉर्मिंग एज एन आर्टिस्ट? ये तुमने बहुत बड़े मुद्दे की बात की कि मैं साउथ इंडियन होने के बावजूद इस इंडस्ट्री में कैसे आया। सबसे पहले थैंक यू टू यू। तुम्हारे इस लॉक टॉक में तुमने मुझे बुलाया एज अ फ्रेंड। हम लोग बहुत मिलते रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन में हम लोग सिर्फ इस जरिए से मिल सकते हैं। थैंक यू। ये बात तो सच है कि आई डोंट गो टू माई नेटिव प्लेस। मेरे रिश्तेदारों को मैं बहुत रेयरली मिलता हूँ। मेरी एक दीदी को मिलता हूँ, 2-3 ही लोग हैं जिनको मैं मिलता हूँ, क्योंकि हमारे कर्नाटक में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं जो काम करता हूँ मैं लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जस्टिफाई नहीं कर पाता हूँ। वो लोग बोलते तुम क्या करते हो, तो मैं बोलता हूँ मैं एंकर हूँ। बोला वो ठीक है, लेकिन तुम क्या काम करते हो? तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन देम कि मैं क्या करता हूँ। उनको विश्वास ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। और दूसरी बात यह कि सालों से जनरेशन बाय जनरेशन हमारे खानदान में जितने भी लोग हैं वो सब लोग पढ़ाई ही करते आए हैं। मतलब इतने जनरेशन बाय जनरेशन की है कि दादा का चश्मा पोते को भी हो जाए तो भी कहानी में कोई टेस्ट चेंज नहीं है। और हमारे कर्नाटक में तो एक रूल है, लाइफ में सबसे अमीर आदमी वो होता है जो बेंगलोर में रहता है, जिसका खुद का घर है और उसका एक प्लॉट है, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। और मैं इसलिए इस बात में नहीं पड़ता हूँ उनको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि हमारा एक रूल है साउथ में, कर्नाटक में, कि जो इंसान इंजीनियर नहीं है वो पुरुष नहीं है। इसलिए वो झंझट में नहीं पड़ता हूँ। लेकिन मेरे बड़े भाई इंजीनियर होने के बावजूद विजेटिया से उन्होंने इंजीनियरिंग की है। मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पे अपॉइंट होने के बावजूद उन्होंने अपने हॉबी को परस्यू किया। नाउ ही इज वन ऑफ द टॉप 3 नेम्स इन इंडियन इंडस्ट्री ऑफ डबिंग। टॉप 3 में श्रीकांत राव उनका नाम है, और वो लाइव शोज करते थे। एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि तुम नौकरी छोड़ो, तुम मेरे साथ में शोज लाइन में आ जाओ। तो मैं उनके कहने पर इस इंडस्ट्री में आया। उन्होंने इस इंडस्ट्री से अपना इंटरेस्ट कम कर लिया क्योंकि डबिंग में उनका काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इज़ क्वाइट बिजी इन दैट। तो वो वहाँ पर चले गए और मैं यहाँ पर सेटल हो गया। ये ऐसी कहानी है। तो आई एम थैंकफुल टू माई एल्डर ब्रदर, जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया। प्रशांत जी, since I know you very well since so many years, I know many things about your personal life. But I have always seen that you have some spark or some magic. As a father, as a parent, you are amazing. You can handle every situation with your child. May it be the naughtiest thing or the best thing. तुम बहुत ही अच्छे से एक एक सिचुएशन को हैंडल करते हो और अपने बच्चों को एनकरेज करते हो। तो ये मैजिक आप कैसे करते हो, हम सब जानना चाहेंगे। एज अ फादर मेरा रोल क्या है, रीटा, मैं तुमको बताऊं एज अ फादर मेरा रोल क्या है ये मैं कैसे बता सकता हूं? इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल, क्योंकि जो लोग ऑब्जर्व करते हैं वो लोग बता सकते हैं कि भाई एज अ फादर ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन तुम्हें बताऊं, मेरी बेटी जो है ना, वो पहले से बहुत स्टूडियस है और उसको बहुत पढ़ाई में इंटरेस्ट है। वो गिटार बहुत अच्छा बजाती है। उसकी पेंटिंग तुमने देखी होगी, मैंने फेसबुक में मदर्स डे की उसकी पेंटिंग डाली, क्या ह्यूज रिस्पॉन्स, कितना लोगों ने पसंद किया। और वो NMIMS से उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, वो हमेशा स्कोर करती रही। तो मैंने उसके लिए मोटिवेट किया। और मेरे बेटे को मेरे जैसा ही स्टडी में, मेरे जैसा ही हुआ, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इन स्टडीज़। मतलब मैं भी स्कूल में था तो आउटस्टैंडिंग ही था, बाहर ही खड़ा रहता था। मेरा बेटा भी वैसे ही है
लेकिन उसमें उसका दोष नहीं है, क्योंकि ही इज बेसिकली स्पोर्ट्स मैन। वो देखो विद्या पराड़कर सर के पास वो सीखता है। आज वो 15 साल का लड़का है, 5 फुट 11 इंच उसकी हाइट है। 4-5 घंटा वो ग्राउंड पे रहता है, पसीना बहाता है, दौड़ता रहता है। दिन में 30 ओवर वो फास्ट पेसर है, फास्ट बॉलिंग डालता है। तो उसको मैं कहाँ उसका गला दबाऊं और उसको बोलूं कि पाइथागोरस का सिद्धांत तुम ढूंढ के निकालो। मैं तो खुद न्यूटन का नाम लेते यू टर्न लेता था, और मैं उसको कैसे धमकी दूं कि तुम पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। उसकी डेस्टिनी में जो है कोई बदल नहीं सकता है। अभी आप लोग देखो ना, जो लोग कच्ची कम्युनिटी में, गुजराती कम्युनिटी में बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े आईटी इंजीनियर्स उनके पास काम कर रहे हैं, उनको 40-45 मिला। मुझे इतना मालूम है, जो 30-35% मार्क लेता है और जो 80% 90% लेता है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जो 90% मार्क लेता है ना, वो जॉब करता है, और जिसको 35% मार्क मिलता है ना, वो लोगों को जॉब देता है। तो मैं कुछ ऐसा एज अ ग्रेट फादर ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरी वाइफ बहुत कमाल की, सेंसिबल, बहुत कंफर्टेबल लाइफ पार्टनर है। हमने शून्य से शुरू किया था, लगातार मेरे साथ में रही, और आज हम लोग हमारे बच्चों को जो चाहिए वो दे रहे। अभी मेरी बेटी मास्टर्स के लिए जाएगी, तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, और मेरा बेटा अभी 10th खत्म हुए, 11th के लिए मैं उसको कोई भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा जहाँ पर अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो ग्राउंड पे रहे। वो चाहता है, मैं नहीं चाहता हूँ। तो उसके लिए जो जो हो सकता है, बाकी जिसके नसीब में जो हो सकता है, तो लेट देम डू। मेरे बड़े भाई खुद मैकेनिकल इंजीनियर होके भी आज उनके स्टडीज़ का उनको कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आज वो डबिंग की दुनिया के बहुत नामचीन पर्सनालिटी है। तो एज अ फादर, वट एवर आई कुड कन्वे, वट एवर आई कुड डू फॉर माई चिल्ड्रन, आई डिड, दैट्स ऑल। प्रशांत जी, जब आप स्टेज पर आते हो तो एक जादू, एक नशा छा जाता है। पूरी ऑडियंस आपके साथ बातों में जुड़ जाती है, और उस मैजिक में हम सब ऐसे बह जाते हैं कि वो जो इवेंट होता है जिस फैमिली में या कोई ऑर्गेनाइजर का, इट हैज़ टू बी हिट इफ देर इज प्रशांत राव। But I have seen major of your audience is either कच्छी और गुजराती और मारवाड़ी, यानी कि जैन समाज या फिर वैष्णव समाज, जो आपके साथ सबसे ज़्यादा जुड़े हैं। भाई हम सब तो बनिए हैं। एक साउथ इंडियन इंसान, एक साउथ इंडियन आदमी कैसे एक बनिए से इतना मोटा मोटा पैसा लेके जाता है, ये जादू तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि हाउ डू यू डू दिस मैजिक। गुजराती कम्युनिटी में, कच्छी कम्युनिटी में, मारवाड़ी कम्युनिटी में बनिया लोगों के पास से मैं पैसे ले जाता हूँ। रीटा क्या बोल रही हो तुम? एक सिंपल बात है, एक फादर, एक मदर अपने बेटी की शादी कर रही है और उसका एक फंक्शन रख रही है। उस फंक्शन में अगर मैं ऐसे बोलूँ, बहुत खुशी का प्रसंग है, चारों तरफ खुशियां है, ऐसा है वैसा है, ये बहुत बड़ा स्टार है, ये आ रहा है, वो बहुत बड़े स्टार है, ये आ रहे, आओ आओ ताली बजाओ, झूमो नाचो, उचकी लो, वर राजा ने उचकी लो, अरे आओ तमे काका केम छो, ये सब मैं बोलूंगा तो वो शो मेमोरेबल कैसे होगा? तो मैंने वक्त के साथ में ये समझा कि वी नीड टू कम्युनिकेट विथ पीपल इन अ राइट मैनर, और हमको अलंकारिक आर्टिफिशियल भाषा में बात करने के बजाय नॉर्मल बात करनी चाहिए, जैसा आम आदमी एक दूसरे से बात करते, उसका कोई टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट विच दीज कम्युनिटीज लाइक्ड, क्योंकि ऑडिटोरियम शो में जब मैं जाता था लोग कंप्लेंट करते थे आ केटला बोले छे, तो मुझे पता चला कि वहां पर अपने को कम बोलना चाहिए। अभी मैंने अपने आप के अंदर वो करेक्शन कर लिया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट शोज, वेडिंग्स एंड बर्थडेज, तो मैंने देखा कि सिंपल बातें लोगों को ज्यादा अपील करती है, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग आर्टिफिशियल, जीवन की खुशियों में आनंद के मोती पिरोते हुए, ये सब बहुत नफरत होने लगी लोगों को। यार ये रोज का रूटीन है, चालू है, तो फिर लोग चाहते कि यार वो एंकर को बंद करो, गाना चालू करो। ये इतने साल की साइकोलॉजी जब थी, उसके अंदर मुझे एंट्री करनी थी प्राइवेट फंक्शंस में, तो मैं एक समझ गया कि नॉर्मल काम करके फायदा नहीं है, और किसको संभालना है? अपने को ऑडियंस का दिल जीतना है, ऑर्गेनाइजर का दिल जीतना नहीं है। आज जो हम काम करेंगे, जो अच्छा काम करेंगे, उसके बलबूते पे हमको कल काम मिलेगा। एक आर्टिस्ट ने अगर ऑर्गेनाइजर को सरेंडर कर दिया, तो ऑर्गेनाइजर की मर्जी से वो कब बुलाएगा। सो दिस इज नॉट द फेयर वे। अगर हमने हार्ड वर्क किया है, हमको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है,
तो इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग टू द ऑर्गेनाइजर, यू हैव टू बिलीव इन यूर सेल्फ। तुम्हारा काम तुमको काम देगा। तो ये मैंने कॉन्सेंट्रेट किया और ये सब लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, उनको अच्छा लगा मेरी बात और देशटा। क्योंकि एक बात समझो रीटा, ये जो वीडियो में हम जब दिखते हैं ना किसी संगीत में, किसी बर्थडे में, तो सिर्फ वो शो हो गया, उसके बाद पेमेंट ले लिया, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। जनरेशन बाय जनरेशन लोग ये वीडियो देखने वाले हैं। और समझो एक घर में एक इंसान के 3 बच्चे, तीनों बच्चों के लिए अगर एंकर मैं ही हूँ और ये सारी शादियाँ 1-1 साल के गैप में हो रही है, तो 3 शादियों का वीडियो बैक टू बैक देखेंगे और उसके अंदर वो देखेंगे सारे वही डायलॉग है, वही टिपिकल सेंटेंसेस है, आओ आओ पधारो पधारो, तो बोलेंगे यार ये तो गलत हो गया। लेकिन अगर मैं उस शो में अचानक किसी से कोई बात किया हूँ और कुछ ऑन द स्पॉट ह्यूमर हुआ है, तो यार वो पार्ट को लोग हमेशा याद रखेंगे। लोग अच्छी बातों को अप्रिशिएट करते हैं। आपकी कम्युनिटी में एक है कि सबसे पहला प्रेफरेंस वो उनके समाज, उनके कम्युनिटी के लोगों को देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी अच्छाई ये भी है कि अगर सचमुच कोई अच्छा उनको लगे तो उसको जनरेशन बाय जनरेशन प्यार भी देते, काम भी देते। तो वैसा होके मेरा काम चला और बहुत लोगों ने प्यार दिया, इसके लिए मैं एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू देम। बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैं गुजरातियों के शो में जाता हूँ तो मैंने देखा हूँ कि शो में जाती प्रशांत भाई तब जो तो का टेंशन नहीं, ऐसा बोल के वो टेंशन हमको दे के जाते हैं। यार ये सब अपने को जानते हैं, अपने को अच्छा करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कच्ची लोगों में मैंने देखा है कि वो लोग देखते हैं, अच्छा ये है वेरी गुड, वो लोग शायद उतना लाउडली एक्सप्रेस नहीं करे जैसा गुजरातीज करते, बट उनका एक बार एक किसी के ऊपर प्यार हो गया तो वो लोग एकदम ठंडे दिमाग से अपना अगला शो है प्रशांत राव ने बोला भी बात खत्म। दे ऑल्सो गिव मी अ लॉट। मारवाड़ी कम्युनिटी में एक है कि उन्होंने एक देखा है कि जो चल रहा है उसको बुला, लोगों को मजा आना चाहिए, तो उनका चल रहा है। बट मारवाड़ी कम्युनिटी बहुत कम शोज मैं करता हूँ, मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है और उसके साथ में जो लोग मैच कर पाते उनका ही करता हूँ, सबका नहीं करता हूँ बिकॉज ऑफ माई सम पर्सनल रीजंस। लेकिन आई हैव लॉट ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड्स इन मारवाड़ी कम्युनिटी ऑल्सो, और उनके काम मैं करता रहता हूँ, चलता है। तो तुम मेरे पर इल्जाम नहीं लगा सकती हूँ कि मैं पैसा लेकर जाता हूँ। Prashant ji, I have seen your journey as an anchor and now as a stand-up comedian. So how did you get inclined towards this stand-up comedy? स्टैंड अप कॉमेडी में मैं कैसे आया, मैंने एक देखा कि जब कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं एंकरिंग करने जाता था तो बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस वहाँ पर आते थे। तो मैंने एक देखा कि यहाँ पर स्कोप अच्छा है और इसके अंदर अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। एनी हाउ आई एम यूजिंग ह्यूमर इज वन ऑफ माई इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन माई एंकरिंग। तो ये सारे ह्यूमर वाले पार्ट मैंने एक साथ में लिखे, मेरे पास कम से कम 250-300 पेज मैंने लिख के रखे, और उस बाद में जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो इसको मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा है ताकि कभी टाइम मिलता है तो मैं उसको सुनता रहता हूँ। और कभी लॉन्ग जर्नी पे रहता हूँ तो मेरा ही जो आइटम आज तक मैं करते आया हूँ इन सबको मैं सुनते जाता हूँ, तो ये रिमाइंड होता रहता है। लेकिन कौन से शो में मुझे क्या बोलना है ये पॉइंट वाइज मैं आज तक कभी लिख नहीं पाया हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अच्छे आर्टिस्ट को ये लिखना नहीं चाहिए क्योंकि जो ऑन द स्पॉट होता है वो बेस्ट होता है। तो मैंने देखा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में या तो हिंदी स्टैंड अप कॉमेडियंस है या फिर इंग्लिश है या फिर मैनेजमेंट लेवल के। तो मैनेजमेंट वाले जो स्टैंड अप कॉमेडियन है दे टॉक वेरी टेक्निकल थिंग्स, उसके अंदर से ह्यूमर ढूंढ के निकालते हैं, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर R&D डिपार्टमेंट एंड ऑल, उसके अंदर से थोड़ा अर्क मैंने समझ लिया। हिंदी जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है उनके अंदर से मैंने कुछ सीखा। मुझे ये पता चला कि कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों को फिल्म स्टार्स की आवाज़ें अच्छी नहीं लगती है, उनको ह्यूमर अच्छा लगता है, लेकिन ह्यूमर में उनको ऐसा मतलब हस्बैंड वाइफ का जोक अच्छा नहीं लगता है, उनको कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड अच्छा लगता है। देन ये सारी बातें सीखते गया, मैंने अपना सेगमेंट बनाया एंड आई गेव दिस प्रपोजल टू मेनी ऑफ द इवेंट कंपनीज, जिनको मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाकर भेजे 1.5 2 मिनट के। और कभी कभी शो में मैं बोला था तो उसका वीडियो शूट करवाया नरू से, तो वो उनको भेजा तो दे अप्रूव्ड इट। तो एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन वो भी काम चालू हुआ। बहुत सारी जगह पर ये भी होता है कि कोई ऐसी NGOs होती है या कॉर्पोरेट शोज होते हैं जिसमें उनका सेमिनार रहता है, कुछ
चर्चा सत्र होता है एंड कुछ होता है, तो उसके अंदर उनको बीच में आधे घंटे का टाइम होता है, तो दे वांट सम एंटरटेनमेंट। और उस टाइम पे उनको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो हिंदी भी बोले, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत बोले, तो और ह्यूमरस बोले और कम्युनिकेटिव बोले। तो उस टाइम पे वो म्यूज़िक नहीं रख सकते और मैजिक शो नहीं रख सकते, तो उस टाइम पे वो लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया। तो रिलायंस, ये L&T, हिंदुस्तान लीवर, इन सब लोगों में धीरे धीरे नाम होते गया, तो वहाँ पर काम मिलने गया। अभी लॉकडाउन में देखो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है जो दे पे अस ऑनलाइन एंड दे कॉल अस फॉर हाफ एन आवर 20 मिनट्स। तो ये काम को आया तो ऐसे बन गए स्टैंड अप कॉमेडियन। बट आई बिलीव दैट ना तो मैं एंकर हूँ ना मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मैं एक एंटरटेनर हूँ और सिचुएशन देख के मैं एंटरटेन करना में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। Prashant, I have seen you believe in Indian culture, Indian systems, in your lifestyle also. You have brought many changes. Simple example, one day you were telling me, जब हम दोनों बात कर रहे थे, तो you told me कि I have stopped using water purifier at my place. I purify water naturally and have it. So how did you get inclined towards organic culture? मुझे मेरे देश से बहुत ज़्यादा प्यार है और सबको होता है, आपको भी है, मुझे भी है। लेकिन मैंने एक देखा कि आई हैव एन एडेड एडवांटेज कि एक वक्त पर जब मैं बोलता हूँ तो सैकड़ों लोग सुनते, तो धीरे धीरे ये मैसेज पास ऑन करना चाहिए। सदगुरु को उनके सेशंस में रेगुलरली अटेंड करता हूँ, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। महाभारत, रामायण विथ साइंस एंड द प्रेजेंट वर्ल्ड, ये सब बोलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। मैं दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियंस के वीडियोस देखना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ, मैंने देखा भी है, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो उनका स्टाइल का असर मेरे परफॉर्मेंस में होने लगता है, तो फिर मैं अपना बेसिक स्ट्रक्चर मेरा डलने लगता है, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो ये ऑर्गेनिक और देसी कल्चर ट्रेडिशन, अभी देखो ना, ये कोविड-19 की वजह से ये पता चला, बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो गई कि वर्ल्ड में सबसे महान देश अगर वो अमेरिका है समझते थे, लेकिन आज लाखों लोग यहाँ पर ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। विश्व का सबसे बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट यूरोप में मिलता है, ऐसा लोग बोलते थे, लेकिन आज रोड पे लाशें पड़ी हुई है। दुनिया के सबसे बेहतरीन फैशन, सबसे महंगी फैशन पेरिस में होती बोलते थे, आज पेरिस का आईफिल टावर लावारिस पड़ा हुआ है, वहाँ पर लोग ज़िंदगी और मौत के। और हमारा देश जिसने सारी दुनिया को कुछ न कुछ दिया है, योगा दिया है, ऑर्गेनिक चीज़ें दी है, ये सारी बातें हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। ऑसम एंड अमेजिंग, गूज बम्स आ रहे हैं, आओ, ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। तो भगवान की पूजा करो तो हल्दी कुमकुम डालो बोलते थे हमारे पुरखे, हमारे दादा दादी, क्योंकि वो हल्दी जब डालते थे तो हमारे नाखून में कुछ अंश उसका फंस जाता था, और बाद में जब हम खाना खाते थे तो ऑटोमेटिक ये हल्दी हमारी पेट में जाती थी, तो हमारा हेल्थ अच्छा रहता था। लेकिन लोगों को तब साइंटिफिकली समझाएंगे तो लोग मानते नहीं थे, तो उनको धर्म का सहारा लेके समझाया। अब की जनरेशन बोलती है साइंस अगर बोलेगा तो हम लोग करेंगे। तो वक्त बदला है, तो आई एम टेकिंग एन एडवांटेज लोगों को ये बताने के लिए कि यार सुन रहे हो तो ये थोड़ा सा करो। इसके ऊपर तो मैं शो बना रहा हूँ कि कौन सी आदतें हमको दोबारा वापस लानी पड़ेगी। अब तो स्वदेश की कीमत अहमियत बढ़ जाएगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। मुझे पता नहीं लोगों को ये अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा और ये कॉन्सेप्ट लोगों के सामने लाऊंगा। इसलिए मैं अपने गैलरी में मिर्ची उगाता हूँ, टमाटर उगाता हूँ, भिंडी उगाता हूँ, दूधी उगाता हूँ। मेरे बच्चे देखते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। उनको मालूम पड़ता है कि 20 रुपए में अगर एक छोटा दूधी मिलता है तो है बराबर नहीं बोल के, तो उनको मालूम है उनका फादर यहाँ पर 2 महीने से लगा हुआ है, इसको पानी डाल रहा है। मेरी वाइफ का साथ है, ऑफकोर्स वो सब मेन देखती है, तो पानी डाल रहा है, खाद डाल रहा है, तो उनको उसकी कीमत मालूम पड़ती है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, तो ये चल रहा है। जिंदगी ऐसी अच्छी है, खुशगवार है, मजा आ रहा है लाइफ जीने में। और सबसे बड़ा राज जो हम सब जानना चाहेंगे, और वो है कि प्रशांत जी आपके गुरु कौन है? रीटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। इस लॉकडाउन में तुमने ये शो शुरू किया है, बहुत सारी शुभकामनाएं। शुरुआत में शायद तुमको कम रिस्पांस मिलेगा, बट उसकी अहमियत बाद में लोगों को मालूम पड़ेगी।
और लोग इससे देखेंगे। तुम अच्छे बिजनेसमैन लोगों को बुला रही हो, और ब्यूटी एक्सपर्ट्स को बुला रही हो, एजुकेशन में अलग अलग सेक्टर के लोगों को, इनको बुलाओ। हमको क्या बुलाने का? प्रशांत राव ने लाइफ में शू थसे शू हतो इसके बारे में किसी को इंटरेस्ट? ये तुम्हारी जिद है, अंधविश्वास है, इसके लिए मैं आया हूँ। अच्छी बात है कि लोगों की जिंदगी के बारे में जानने को मिलता है। वो मेरे लाइफ में मेरे गुरु कौन है, ऐसा सवाल तुमने पूछा। मेरा सबसे बड़ा गुरु इस लाइफ में मेरा अगर कोई है तो वो है इंसल्ट। जितना इंसल्ट मेरा इस इंडस्ट्री में हुआ है, शायद किसी और का नहीं हुआ रहेगा। ये मेरी गलत फहमी भी हो सकती है, लेकिन उस इंसल्ट को अगर मैं नेगेटिव में चेंज करूं तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। तो हर इंसल्ट को मैंने एज ए चैलेंज लिया, और बहुत बुरा लगा मुझे तब जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, मेरी कलीग्स, मेरी फ्रेंड्स। लेकिन मैं निकला उसमें से बाहर, मैं अपना काम करता रहा। लाइफ बहुत अच्छी है। कल्याण जी, आनंद जी भाई को प्रणाम करता हूँ, उनके परिवार को, विजू भाई को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कल्याण जी भाई का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत पसंद है। और कल्याण जी भाई ने कहा कि तारीफ से बहुत ज़्यादा चढ़ने का नहीं, हवा में जाने का नहीं, क्योंकि जे तमने તમારા વખાણ સાંભળવાની ઈચ્છા હોય તો તમને તમારા પ્રાર્થના સભા સુધી રાહ જોઈ પડશે। થેન્ક यू रीटा, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, गुड नाइट, भारत माता की जय।